नमस्कार साथियों। आज हम जो भी एनसीईआरटीज़ हैं हिस्ट्री की, उनसे संबंधित ही चर्चा करेंगे कि कौन सी एनसीईआरटीज़ हमें पढ़ने की आवश्यकता होती हैं और किस प्रकार उन्हें पढ़ा जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक चैप्टर भी दिखाऊंगा जो मैंने मार्क किया हुआ है मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य का, कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ें तो क्या चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है और कैसे इसे पढ़ना है। और एनसीईआरटीज़ तो बेसिक्स हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है, चाहे आप कैसी स्टैंडर्ड किताब पढ़ लीजिए, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो ये बूस्ट करेंगे वो अन्य आप कहीं से भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि यूपीएससी हो या फिर पीएससीएस के स्टेट एग्जाम्स हों, उनमें एनसीईआरटीज़ एक इसेंशियल भाग हमारा बन जाता है। तो अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो एनसीईआरटीज़ को तो आप स्किप कतई नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पर एक मार्क पीडीएफ है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित, इसकी सारी एनसीईआरटी, जो ये एनसीईआरटीज़ है मध्यकालीन भारत की 12th की, उसका ये चैप्टर मैंने लिया है और इसमें इतनी सारी बातें हैं कि आप समझ पाएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। आपको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू ये सिखाऊंगा कि आप कैसे इसे पढ़ें। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़ की बात करूँ, तो आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे हिस्ट्री के 3 भाग हैं। आपको यही चीज़ें पढ़नी है, अतिरिक्त चीज़ें नहीं पढ़नी। जैसे कि हम कहते हैं कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ो कहते हैं हमेशा, लेकिन हिस्ट्री में मैं मानता हूँ कि आपको इतनी सारी एनसीईआरटीज़ काम की नहीं है। हिस्ट्री के 3 भाग हैं। सबसे पहले प्राचीन भाग आएगा, प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक आएगा। ठीक है, 3 भाग हैं। अब प्राचीन में कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ हैं? तो हमारी एक 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी और 8 की एनसीईआरटी। फिर 12th की 3 भाग हैं। 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं उसकी हिस्ट्री के 3 भाग हैं। तो 6 की एनसीईआरटीज़ है प्राचीन भारत की, ये है, 7वीं की है मध्य की और 8वीं की है आधुनिक की। ठीक है, और उसी प्रकार जो 12वीं की 3 एनसीईआरटीज़ हैं उसमें पहला भाग है जो उसका, वो प्राचीन का है, दूसरा मध्य का है और तीसरा आधुनिक का भाग है। इसलिए अगर अब आप 6 की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटीज़ का पहला भाग पढ़ते हैं तो आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाता है। मैंने क्या कहा, 6th की पढ़नी है प्लस 12th का पहला भाग पढ़ना है तो प्राचीन कंप्लीट। उसी प्रकार अगर आपको मध्य की हिस्ट्री कवर करनी है तो 7th की एनसीईआरटी प्लस 12th का दूसरा भाग। इसी प्रकार अगर आपको आधुनिक पढ़नी है तो 8th की एनसीईआरटी प्लस 12th का थर्ड भाग। ठीक है, तो आपको ये एनसीईआरटीज़ कवर करनी है अपने हिस्ट्री के दौरान। और अन्य जो 9वीं की एनसीईआरटीज़, 10वीं की एनसीईआरटीज़ और 11वीं की, वो नहीं पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, बट पहले इनको प्रेफर करिए। वो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित हैं कुछ चीज़ें, तो आपको वो इससे सबसे पहले अगर आप इन्हें कवर करते हैं तो फिर आप उन्हें पढ़ सकते हैं, समय हो तो आपके पास। ठीक है, तो ये हिस्ट्री की बात है। इसी प्रकार मैं आपको सभी विषयों के जो भी एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की भी महत्वपूर्ण है, और उसके बाद भूगोल की मैंने बताया आपको, और पॉलिटिक की हो गई, और उसके बाद इकोनॉमी की हो गई, ये सभी भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। बट आपको कैसे पढ़ना है ये जरूरी है सीखना। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक जो 12th की एनसीईआरटी है, मध्यकालीन भारत का दूसरा भाग है, मतलब मध्यकालीन भारत वाली दूसरा भाग है 12th का, जो उससे संबंधित एक चैप्टर मैंने यहाँ पर लिया है, एक विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्क्ड पीडीएफ ये मैंने खुद पढ़ी है, तो जिस प्रकार जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मैंने इसमें मार्क की भी हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये एनसीईआरटी ही भी, आप कमेंट में लिखना कि मैं सारी एनसीईआरटी क्या आपको सीरियल, ये तो केवल एक डेमो के तौर पर मैंने आपको दिखाया है। मैंने सारी 6, 7, 8 जो 12th के तीनों भाग सारे मार्क करके पढ़े हुए हैं, तो आपको मैं वो समझा भी सकता हूँ कि कैसे मार्क किए हैं और आपको क्या चीज़ें आपके साथ जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा इससे। आप बताइएगा मुझे क्या ये एनसीईआरटी हमें करनी चाहिए, और आप एक बार देख ही लीजिए कि ये सारा है इसमें जो भी विजयनगर साम्राज्य का है। तो आप एक बार देखिए कि मैं केवल यहाँ पर समझाने की कोई बात नहीं है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या नई चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, ये मैंने अपने अनुसार पढ़ी हैं, तो कुछ चीज़ें आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों लिखा है इसने, बट वो मैंने अपने अनुरूप पढ़ी है। देखिए, सबसे पहले कृष्णा तुंगभद्रा दोआब में विजयनगर साम्राज्य, हम्पी इसकी राजधानी है, हम्पी की प्रेरणा पंपा देवी से मिली रहती है। देखा, ठीक है। फिर इसकी खोज किसने की? कॉलिन मैकेंजी ने की है, बल 1800 के आसपास। इसने कहाँ की है खोज? इसने मैकेंजी ने खोज की है जो विरूपाक्ष मंदिर है तथा पंपा देवी का जो पूजा स्थल था, वहां इसकी खोज की थी। फिर हमें इसकी राजधानी हम्पी मिलती है और भाषा तेलुगु मिलती है। मैंने केवल वही चीज़ें मार्क की हैं जो प्री के हिसाब से महत्वपूर्ण है। जो मेंस का कंटेंट है वो मैंने अलग लिख रखा है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसमें केवल मैंने प्री की बात की है। फिर हमने देखा है जो विजयनगर साम्राज्य था वो दो के साथ संघर्षरत था। एक तो दक्कन के सुल्तान थे, एक उड़ीसा के गजपति थे। इसकी स्थापना हमने देखी है हरिहर और पुकार ने की है। मैं यहाँ पर केवल एक रफ रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक आपको बता रहा हूँ कि कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसमें और कितनी अवधारणात्मक आपकी समझ बनेगी इससे। कर्नाटकम साम्राज्य की एक कॉन्सेप्ट मिलता है, वो विजयनगर साम्राज्य को ही कहा जाता है। इससे पहले तो चोल थे, फिर होयसला थे, उसके बाद विजयनगर आए। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे देखिए 3 है। एक तो दक्कन के सुल्तान कहा मैंने आपको, एक दक्कन के सुल्तान बताया मैंने आपको, और एक बताया था कि जो उड़ीसा के गजपति हैं। तो उड़ीसा के तो हो गए गजपति, दक्कन के सुल्तान को अश्वपति, और
जो ये विजयनगर साम्राज्य के थे इनको नरपति कहते हैं। मैंने लिखा है, अभी आपको समझाता हूँ मैं, ये कहाँ पर है। देखिए, उदयराय चेट्टी अश्व व्यापारी को कहते हैं ये सब। और देखिए, विजयनगर के जो सम्राट थे उन्होंने जो भी ये मसाले, वस्त्र, रत्न है, इन पर एकाधिकार लगाया था अपना। क्यों? क्योंकि बाहर इसका निर्यात ना हो, यहीं पर इसकी जो भी आवश्यकता है यहाँ इसकी पूर्ति हो, इसलिए। ठीक है। उसके बाद हमने इसके वंश देखे थे। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इसमें अधिक विस्तृत रूप से दिया गया है इसको, और आप समझ सकते हैं। ठीक है। मतलब इसमें सभी चीज़ें एक कॉन्सेप्ट और कहानी के तौर पर दी गई हैं, तो आपको समझ में अधिक आसानी होगी। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ाऊँ, तो फिर मैं विस्तृत रूप से आपको पढ़ाऊँगा कि ऐसे पढ़ना है इन्हें, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल एक चीज़ एक समझा रहा हूँ कि ऐसी मार्क है ये, ऐसे आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है इसमें। और जब आप ये कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई अन्य रेफ़रेंस की तो आवश्यकता होती ही नहीं है, ठीक है? चलिए, ये है राक्षस तगड़ी का युद्ध देखा था हमने। उसके बाद जो सत्ता थी वो अराविडु वंश को दे दी गई थी, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी के आसपास। ये सब हमने पढ़ी है, ठीक है? चलिए, उसके बाद ये देखिए, अब ये मैपिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। विजयनगर साम्राज्य के आसपास ये सारी मैपिंग है। अब यहाँ पे कौन-कौन से बंदरगाह थे, कौन-कौन सी क्या राजधानियाँ थी, जैसे क्विलोन, कोचीन, कालीकट, ये पश्चिमी घाट की ओर थे, पश्चिमी अरब सागर की ओर। बाकी ये जो मसूलीपट्टनम हो गया, जो मसूलीपट्टनम है, या फिर कांचीपुरम है, जिंजी है, ये सभी चीज़ें अरब सागर, जो पश्चिम, जो बंगाल की खाड़ी का एरिया था, वहाँ की ओर हो गया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने देखा, और देखिए, मैं ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। आप अपने स्तर पर देखिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या नहीं पढ़ी थी। ठीक है, आपने देखी। उसके बाद हमने अमरनायक प्रणाली पढ़ी है इसमें। अब अमरनायक प्रणाली होती क्या है, सब समझा रखा है इसमें। इकता और दिल्ली सुल्तनत की जो इकता प्रणाली थी, और मुगलों की जो मनसबदारी और जागीरदारी प्रथा थी, उससे कंपेयर करके बता रखा है हमने इसमें समझा रखा है। ठीक है, तो ऐसे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे कुछ कुछ स्थान दे रखे हैं, जैसे अनंगेदी। देखिए, अगर कभी दे दिया कि अनंगेदी कहाँ का था, तुंग, या फिर जो ये हम्पी का स्थल, तो हमें पढ़ते ही हैं। अभी और भी दे रखी हैं, तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। फिर यहाँ कौन कौन से यात्री आए, उन सब के बारे में चर्चा हुई है। निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, निकितिन, बाराबोसा, डोमिंगो पास, नुनीज, ये सभी आप पढ़ते भी हैं। लेकिन यहाँ आपको किसके क्रम में आए और क्यों, क्या क्या इन्होंने बताया यहाँ के बारे में, वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर है, प्राकृतिक बांध बनाया, ग्रेनाइट बनाया। कमलापुरम जलाशय देखा होगा आपने। अब हिरिया नहर और कमलापुरम जलाशय, अब ये अमूमन सोर्सेज में नहीं मिलता है, बट ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही बने थे। ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पर एक खास बात देखिए, ये कहता है, अब्दुल रज़्ज़ाक क्या कहता है, ये कहता है कि जो किलेबंदी की जाती है, अमूमन क्या की जाती है, जो साम्राज्य था, जो उसके भवन थे, उसके चारों ओर किलेबंदी की जाती है। बट रज़्ज़ाक कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में न केवल इसके भवनों को, बल्कि उसके आसपास के जो खेत थे, खलिहान थे, जो उसके बागान थे, और जो अन्य जंगल हैं, उनको भी किलेबंद किया गया था। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि अमूमन हम देखते थे जो आक्रमणकारी थे वो घेर लेते थे चारों ओर से, तो अनाज वनाज सब, अगर किलेबंदी की गई है तो बाहर जा ही नहीं सकते। अब उन स्थानों की भी किलेबंदी की गई, जैसे खेत हो गए, खलियान हो गए, जंगल हो गए, तो अगर किसी ने बाहर से आक्रमण कर भी दिया तो हम अपनी खाद्य सुरक्षा को मेंटेन कर पाएंगे। इन सब के संबंधित है ये। ठीक है। चलिए, अब ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ये मेंस का कंटेंट है ये सब। इसमें अगर आप समझेंगे तो आपको लिखना भी आएगा इससे संबंधित। ठीक है। उसके बाद इसमें और जो भी चीज़ें हैं, यही है, त्यौहार वगैरह दे रखे हैं इसने विजयनगर के, वो मैंने सब हाईलाइट किया ही है इसमें। अगर आपको पीडीएफ से समझ आ ही जाएगा मेरे ख्याल से इसमें से। ठीक है। इसमें एक सभा मंडप, राजा का भवन, महानवी टिब्बा, ये कहीं नहीं पढ़े हैं, बट अगर कभी पूछ लेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा इससे। ठीक है। चलिए, और लोटस कमल, अब विजयनगर साम्राज्य में एक लोटस महल था, कमल महल, उसमें हाथियों का एक अस्तबल भी था, हाथियों का अस्तबल था। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा, और वही बार बार अगर आपको ये पढ़नी है एनसीईआरटीज़, तो मैं आपको एक्सक्लूसिवली सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ा सकता हूँ, 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की, फिर और चीज़ों की भी। ठीक है। देखिए, फिर उसके बाद यही है, मार्क है, तो आपको समझ आ ही जाएगा इसमें क्या क्या है। उससे पहले कौन थे, बाद में कौन थे, कह रहे। ठीक है। अब विरूपाक्ष शिव का अवतार थे, सबको पता है, नहीं होगा पता है, अब याद रखना। ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे विट्ठल मंदिर था, यहाँ का हम्पी का हम पढ़ते ही हैं, जिंजी का एक झूलता मंदिर, ये सभी चीज़ें ये मैपिंग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। अब देखिए, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें दी है इसने। विजयनगर के आसपास क्या क्या चीज़ें थी, एक तो गंगावती बताया है इसने, और यहाँ पे देखिए अनंगेदी है, हम्पी है, कदिरापुरम, नगनहेतली, कमलापुरम, और यहाँ पे अनंत सायनपुरी और हॉस्पेट, ये सब विजयनगर जो साम्राज्य था उसके आसपास के एरियाज थे। ठीक है। तो ये कभी भी शब्दावली में बन सकते हैं। फिर यहाँ पर ये मैंने केवल एक रेफरेंस के तौर पर आपको दिखाया है, मैंने पढ़ाया नहीं है, बार बार कहा, लेकिन कितनी सारी जानकारी है और कैसे आप इसे पढ़ सकते हैं, एक हाईलाइटेड पीडीएफ के तौर पर आपको ये मैंने दिखा रखा है। यहाँ पर आप ये पीडीएफ अगर लेनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल में मैं अभी डालूंगा इसे। अब देखिए, यहाँ पर जो 3 हमने पढ़े ना, उड़ीसा का गजपति साम्राज्य 1435 में, और ये कब कब के स्थापित हुए, ये सब जो बाद में दी गई है जानकारी, अंत में ये एक पेज होता है, इसमें सभी राजनीतिक परिवर्तन को इसमें दिखाया गया होता है हर चैप्टर के उसमें। ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पर ये सब चीज़ें दिखाई। एनसीईआरटीज़ पढ़ना जरूरी ही है कि, ठीक है, अगर आपके पास, अगर आप बार बार, और इन्हें पढ़ना उतना टफ नहीं है, मतलब बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई हैं, और
आसान भाषा में होने के साथ-साथ इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर आप किसी और रेफ़रेंस बुक को पढ़ते हैं, तो उसमें हो सकता है कि कोई चीज़ें, तथ्य, फैक्ट छूट जाए, बट आपने ये पढ़ी हैं, तो आप इसके थ्रू और सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अगर आपको बार-बार तंग आ रहे हैं जीएस में कि स्कोर नहीं हो रहा, ये सब जो भी दिक्कत है, तो आप इसमें इसे प्रेफ़र करेंगे ही। एनसीईआरटीज़ तो इसका कोई विकल्प है नहीं। ये केवल एक था, ऐसे तो कितने चैप्टर हैं इसमें। अगर आप देखिए 6, 7 और 8, फिर बार का पहला, बार का दूसरा, बार का तीसरा, इतनी सारी एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेंगे, तो कितना खतरनाक कंटेंट नहीं तैयार हो जाएगा आपका, मेंस की दृष्टि से भी और प्री की दृष्टि से भी। फिर हिस्ट्री में तो आपको दिक्कत आने वाली है नहीं है, ठीक है? उसके बाद देख लीजिए, अगर कोई आपको अन्य चीज़ें कोई देखनी है, तो उसके बाद देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज मैं इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि आपको अहमियत समझा सकूँ इसकी, और कैसे पढ़ना है इसका भी आपको आइडिया मिल सके, इस हेतु मैंने यह वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छी लगी और आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी आपको पढ़ाऊँ या ये सब कुछ भी, तो आप कमेंट में अपना फीडबैक लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।